रसायन। ठीक है, आइए स्टार्ट करते हैं अध्याय 3 विद्युत रसायन। सबसे पहले तो यही हम समझेंगे कि विद्युत रसायन होता क्या है। ठीक है, क्या समझेंगे? विद्युत रसायन होता क्या है, यानी रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत विद्युत एवं रासायनिक ऊर्जा में परस्पर परिवर्तन का अध्ययन किया जाता है, विद्युत रसायन कहलाता है। ठीक है, क्या तात्पर्य है इसका कि रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत विद्युत एवं रासायनिक ऊर्जा में परस्पर परिवर्तन का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, कैसे परिवर्तित होते हैं ये एक दूसरे में, विद्युत ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा में या रासायनिक ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में कैसे परिवर्तित हो जाते हैं, यही हम इस अध्याय में जानेंगे। ठीक है, और इसी को मतलब कैसे परिवर्तित हो जाएंगे, इसी को क्या कहा जाता है? विद्युत रसायन। इसी का अध्ययन विद्युत रसायन कहलाता है। ठीक है, अब इसके बाद हम पढ़ेंगे कि विद्युत रासायनिक सेल। ठीक है, आपने देखा होगा बहुत सारे सेल होते हैं। ठीक है, जिसमें रासायनिक ऊर्जा भरी होती है और वो रासायनिक ऊर्जा क्या होता है? विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित हो जाता है और आपने इसका उपयोग भी किया होगा। ठीक है, और बहुत सारा भी सेल, बहुत तरह के सेल उपयोग किए जाते हैं हमारे द्वारा। ठीक है, तो यहाँ हम देखेंगे कि विद्युत रासायनिक सेल क्या होता है। विद्युत रासायनिक सेल एक ऐसी व्यवस्था है जिसके द्वारा रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है। यानी सेल एक ऐसी युक्ति है जिसमें कुछ रासायनिक पदार्थ भरे होते हैं। ठीक है, और उसमें कुछ ऐसी व्यवस्था है जिसके द्वारा हम विद्युत ऊर्जा को उसे प्राप्त कर सकते हैं। इस प्रकार के सेल का विद्युत वाहक बल सेल में हो रही रासायनिक अभिक्रियाओं की तीव्रता के समानुपाती होता है। यानी जितनी तेज रासायनिक अभिक्रिया सेल के अंतर्गत होगी उतनी ही विद्युत वाहक बल सेल द्वारा हमें प्राप्त हो सकता है। ठीक है, अब आगे देखते हैं डेनियल सेल। डेनियल सेल क्या है? ये भी एक प्रकार का गैल्वेनिक या वोल्टेइक सेल है। डेनियल सेल क्या है? विद्युत रासायनिक सेल में हम पढ़ रहे हैं डेनियल सेल। डेनियल सेल इसे गैल्वेनिक या वोल्टेइक सेल भी कहा जाता है। ठीक है, इसकी संरचना क्या है? डेनियल सेल की संरचना को इस चित्र में दिखाया गया है। आइए हम चित्र का विश्लेषण करते हैं कि चित्र में डेनियल सेल को कैसे दिखाया गया है। ठीक है, ये देखिए डेनियल सेल का चित्र है जिसका वर्णन किया जाएगा। डेनियल सेल में क्या होता है कि एक जिंक की प्लेट होती है। ठीक है, इसे क्या किया जाता है? ZnSO4 विलयन में डुबाया जाता है। और एक Cu की प्लेट होती है यानी कॉपर की प्लेट होती है, इसे CuSO4 विलयन में डुबाया जाता है। अब देखिए, अगर यहाँ से हम इसको अलग कर दें तो क्या होगा? एक अर्ध सेल बन जाएगा और एक भी अर्ध सेल बन जाएगा। यानी ये पूरी प्रक्रिया क्या है? एक सेल है, किंतु इसे दो भागों में बांटा गया है। ठीक है, वैसे दिख नहीं रहा है, लेकिन अगर इसको अलग अलग देखें कि एक बीकर में ZnSO4 विलयन लिया गया है जिसमें जिंक का क्या किया गया है? प्लेट को डुबाया गया है। ये देख रहे हैं जिंक का प्लेट है। और एक CuSO4 बीकर लिया गया है बीकर में, तो इसमें कॉपर की प्लेट को डुबाया गया है। ठीक है, यानी ये एक प्रकार से दोनों अलग अलग अर्ध सेल का काम कर रहे हैं। और यहाँ पर एक देख रहे हैं आप, ठीक है, ये जो संरचना बनी है इसे लवण सेतु कहा जाता है, जिसमें क्या भरा होता है? KCl पोटेशियम क्लोराइड या KNO3, ठीक है, पोटेशियम नाइट्रेट, NH4Cl अमोनियम क्लोराइड, ये भरी होती है। ठीक है, ये क्या करता है? सेतु का काम करता है, यानी इस दोनों अर्ध सेल को जोड़ने का काम करता है, जिससे ये सेतु पूर्ण सेल में क्या करता है? इस प्रक्रिया को परिवर्तित कर देता है। ठीक है, ये सेतु जो है इन दोनों अर्ध सेलों को जोड़ने का काम कर रहा है। अब क्या होता है? यहाँ देखिए आप Zn इलेक्ट्रोड लिखा है। अब इलेक्ट्रोड क्या होता है ये भी आपको जानना जरूरी है कि इलेक्ट्रोड क्या होता है। ठीक है, इलेक्ट्रोड जो होता है, अगर कोई धातु की प्लेट उसी धातु के, ठीक है, सल्फेट विलयन में डुबोई गई हो तो क्या होगा? उस धातु का जो है उस विलयन में घुलनशील होना। घुलनशील होने के बाद क्या होता है कि कुछ इलेक्ट्रॉन इस धातु पर इकट्ठे हो जाते हैं और ये इलेक्ट्रॉन जो है वो धातु से प्रवाहित होते हैं, यानी कि इस टर्मिनल से, ठीक है, क्या होते हैं? प्रवाहित होने लगते हैं। इसी क्रिया के कारण इसे इलेक्ट्रोड कहा जाता है। ठीक है, इसी क्रिया के कारण इसे इलेक्ट्रोड कहा जाता है। और इलेक्ट्रोड दो प्रकार के होते हैं, एक होता है एनोड और दूसरा होता है कैथोड। ठीक है, यहाँ पर एनोड का कार्य ये Zn प्लेट कर रही है। ठीक है,
और CuSO4 में डूबी जो कॉपर की प्लेट है ये कैथोड का काम कर रही है। एनोड को पॉजिटिव टर्मिनल कहा जाता है यानी धन, ठीक है। तो ये धन इलेक्ट्रोड है और जो कैथोड होता है ये जो एनोड है ये ऋण इलेक्ट्रोड है, ठीक है। कैसा है? ऋण इलेक्ट्रोड है। और कैथोड जो होता है वो धन इलेक्ट्रोड होता है, ठीक है, पॉजिटिव इलेक्ट्रोड होता है, जो यहाँ कॉपर प्लेट के द्वारा दिखाई गई है। यहाँ से क्या हो रहा है, जब Zn को ZnSO4 में डुबाया जा रहा है तो इस पर इलेक्ट्रॉन एकत्रित हो रहे हैं और ये इलेक्ट्रॉन जो है किधर जा रहे हैं? इलेक्ट्रॉन जो है ये ऋणात्मक प्लेट से निकलकर धनात्मक प्लेट की ओर प्रवाहित हो रहे हैं, ठीक है। इलेक्ट्रॉन की प्रवाह की दिशा जो है इस Zn इलेक्ट्रोड से Cu इलेक्ट्रोड्स की तरफ हो रही है। इसके विपरीत धारा का प्रवाह होता है। आप किसी भी सर्किट में देखेंगे जिस तरफ इलेक्ट्रॉन का प्रवाह होता है ठीक उसके विपरीत धारा का प्रवाह होता है, ठीक है। आइए इसके रिएक्शन के बारे में जान लेते हैं कि ये कैसे रिएक्ट करते हैं, यानी अभिक्रियाएं इनकी क्या होती हैं। अभिक्रियाओं को जानते हैं ये क्रिया विधि द्वारा समझाए जाते हैं, ठीक है। क्रिया विधि में क्या करते हैं? पहले ऑक्सीकरण अर्धशैल विभव। अभी हमने बताया आपको कि अर्धशैल क्या है, ठीक है। अब ऑक्सीकरण हो रहा है अर्धशैल पे, यानी Zn का ऑक्सीकरण हो रहा है तो क्या बन रहा है? Zn2+ एक्वस, यानी Zn2+ का जलीय विलयन प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, यानी जिस क्रिया में इलेक्ट्रॉन मुक्त होते हैं, ठीक है, उसे ऑक्सीकरण क्रिया कहा जाता है, ठीक है। और ऑक्सीकरण हमें पता है कि ऑक्सीकरण अपचयन दोनों एक साथ साथ होते हैं, तो ऑक्सीकरण अपचयन जिस क्रिया में साथ होता है उसे रेडॉक्स क्रिया भी कहा जाता है। तो यहाँ ऑक्सीकरण में क्या हो रहा है? Zn का ऑक्सीकरण होकर Zn2+ आयन बना रहा है प्लस 2 इलेक्ट्रॉन मुक्त कर रहा है। उसके बाद अपचयन में Cu+2 यानी जो कॉपर का CuSO4 विलयन था वहाँ से Cu+2 प्लस SO4- आयन बनता है। तो Cu2+ क्या होता है? वो 2 इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करके कॉपर के रूप में अवक्षेपित हो जाता है, ठीक है। यानी क्या हो रहा है? Cu2+ का अपचयन हो रहा है, ठीक है। अब इन दोनों ऑक्सीकरण अपचयन अपक्रियाओं को यदि हम साथ लिखते हैं तो उसे कहते हैं पूर्ण सेल अपक्रिया। पूर्ण सेल अपक्रिया जानते हैं कैसे होता है? अगर इन दोनों अपक्रिया ऑक्सीकरण और अपचयन अपक्रियाओं को जोड़ दें तो देखें ये पहले पक्ष में 2 इलेक्ट्रॉन दूसरे पक्ष में 2 इलेक्ट्रॉन, यानी ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? कैंसिल हो जाएंगे। हमें मिलेगा Zns यानी Zn सॉलिड स्टेट में प्लस Cu2+ मिल रहा है, ठीक है। इन दोनों का जब जोड़ दिया गया ऑक्सीकरण और अपचयन अपक्रिया को तो Zn सॉलिड प्लस Cu2+ का एक्वस विलयन, उसके बाद क्या मिल रहा है? Zn2+ एक्वस प्लस Cus, यानी ये सेल की पूर्ण अपक्रिया हो गई, ठीक है। इसमें कुछ नोट हैं जो समझने योग्य हैं। नोट में क्या है कि लवण सेतु KCl, लवण सेतु में क्या हो सकता है? KCl भी हो सकता है, KNO3 भी हो सकता है, पोटेशियम क्लोराइड या पोटेशियम नाइट्रेट या अमोनियम क्लोराइड का बना होता है, ठीक है। लवण सेतु जो सेल की उदासीनता को बनाए रखता है, यानी सेल जो है वो उदासीन बना रहता है, ठीक है। जिसमें आयनों का पारगमन होता है, यानी आयन क्या करते हैं? एक तरफ से दूसरी तरफ जाते रहते हैं। उसके बाद है डेनियल सेल में धारा की दिशा Cu से Zn व इलेक्ट्रॉन की दिशा Zn से Cu की ओर होता है। इसको तो अभी हमने कंफर्म किया, ठीक है, कि कैसे ये हो रहा है। इसी कड़ी में हम देखते हैं सांद्रता सेल। सांद्रता सेल क्या होता है? ठीक है, सांद्रता सेल एक ऐसी युक्ति है जिसमें एक ही पात्र में भिन्न भिन्न अपघट्यों को सरंध्र दीवार से पृथक कर देते हैं। अभी हमने क्या देखा था? डेनियल सेल में ZnSO4 और CuSO4 को अलग अलग पात्र में रखा गया था, लेकिन सांद्रता सेल में क्या हो रहा है? सांद्रता सेल में आप देख रहे हैं ZnSO4 CuSO4 एक ही पात्र में रखे हुए हैं, किंतु क्या किया गया है? इनको एक सरंध्र दीवार के माध्यम से अलग कर दिया गया। अब ये सरंध्र दीवार क्या है? सरंध्र दीवार यानी छोटे छोटे रंध्र इसमें होते हैं, ठीक है। ये रंध्र क्या करते हैं? इनसे जो आयन होते हैं इन दोनों विलयन में, ये आयन का परागमन का कार्य करते हैं। और एनोड Zn का बना होता है, ठीक है। और Cu क्या होता है? ये कैथोड, यानी कैथोड जो होता है कैथोड टर्मिनल, ये Cu यानी कॉपर का बना होता है। इन दोनों को जब सर्किट से ऐड करते हैं
और यहाँ वोल्टमीटर लगाते हैं तो क्या मिलता है, हमें एक धारा मिलती है, यानी एक वोल्टेज मिलता है। ठीक है, आगे देखते हैं हम गैल्वेनिक सेल का निरूपण। क्या देखेंगे, गैल्वेनिक सेल का निरूपण। जो भी डैनियल सेल था या गैल्वेनिक सेल था, उसको हम निरूपित कैसे करते हैं। ठीक है, एनोड और कैथोड के बीच में यदि दो खड़ी लाइन पड़ा है तो इसका मतलब होता है कि उन दोनों को जो है लौड सेतु द्वारा जोड़ा गया है। अगर एक लाइन है एनोड और कैथोड के बीच में, ठीक है, एनोड और कैथोड का जो रिएक्शन होता है, यदि उन दोनों के बीच में एक लाइन पड़ी है तो हम कह देंगे कि वो सीधे संपर्क में है। ठीक है, डैनियल सेल को निम्न प्रकार निरूपित किया जाता है। अब ये डैनियल सेल का क्या है, निरूपण समीकरण है, यानी Zn सिंगल लाइन, ठीक है, Zn+2। ये क्या है, इसको दो लाइन द्वारा क्या किया गया है, ये कंसंट्रेशन है, C1 कंसंट्रेशन 1 लिखा है कि इनका कंसंट्रेशन कितना है, और ये C2 यानी Cu+2 का कंसंट्रेशन कितना है। ठीक है, ये बता रहा है हमको। अब एक प्रश्न दिया है, प्रश्न में क्या है, Cu+2Ag+, ठीक है, गिव्स आउट Cu2++2Ag। आ रही बात समझ में, यानी ये Cu से क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन निकलकर 2Ag में जा रहा है। ठीक है, यानी Cu का क्या हो रहा है, ऑक्सीकरण हो रहा है। ये सेल अभिक्रिया हमें पूछा गया है, कौन सा इलेक्ट्रोड ऋणावेशित होगा, इस अभिक्रिया में कौन सा इलेक्ट्रोड ऋणावेशित होगा। दूसरा पूछा गया इलेक्ट्रोड अभिक्रिया क्या होगी। तीसरा पूछा गया है धारा प्रवाह क्या होगा। तो हम पहले इसका क्या करेंगे, इसको प्रदर्शित करने के लिए एक समीकरण लिखेंगे, ठीक है, एक सूत्र लिखेंगे। इसका सूत्र क्या हो जाएगा, Cu, ठीक है, कंसंट्रेशन ऑफ Cu+2, और इसको लॉ सेतु द्वारा जब जोड़ा जाएगा तो क्या लिखेंगे, Ag+ और सिंगल लाइन Ag। ये इसका क्या है, प्रदर्शित करने का एक सूत्र है। इस समीकरण को Cu+2Ag गिव्स आउट Cu+2+2Ag। ठीक है, अब पहले क्या हो रहा है कि Cu जो होगा वो ऋणावेशित होगा, Cu क्या होगा, वो ऋणावेशित होगा। सेकंड का उत्तर होगा कि एनोड, एनोड पर क्या हो रहा है, Cu गिव्स आउट, एनोड का ऑक्सीकरण हो रहा है, यानी Cu का ऑक्सीकरण हो रहा है एनोड पर, तो ये बन रहा है Cu+2। ठीक है, क्या बना, उसके बाद 2 इलेक्ट्रॉन मुक्त करके ये +2 बना रहा है। और कैथोड पे क्या हो रहा है कि Ag+2Ag++2 इलेक्ट्रॉन, 2Ag में क्या हो रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन ऐड हो रहा है, तो ये आयन जो है, ये आयन सीधे परमाणु में बदल जा रहा है, Ag परमाणु में। और जो धारा की दिशा होगी, धारा प्रवाह Ag से Cu की ओर होगी। किस तरफ होगी, Ag से Cu की ओर। उसके बाद हम समझते हैं कि इलेक्ट्रोड विभव क्या होता है। ठीक है, इलेक्ट्रोड विभव जानना अत्यंत आवश्यक है कि जब धातु की पत्ती को स्वयं इसी के आयनयुक्त विलयन में रखा जाता है। ठीक है, अब धातु की पत्ती थी, ठीक है, उसी के आयनयुक्त विलयन में रखा जाता है तो धातु की पत्ती विलयन के सापेक्ष धनावेशित या ऋणावेशित हो जाती है। जैसे Zn की पत्ती है, यानी जिंक की पत्ती है, उसको क्या किए हम, Zn-4 में विलयन में डाल दिए, तो क्या हो गया, वो धातु की पत्ती क्या हो गई, धनावेशित अथवा ऋणावेशित हो गई। ठीक है, तो Zn को Zn-4 में डालते हैं तो धनावेशित होता है। ठीक है, तथा विलयन में विपरीत आवेश आ जाता है। अब विलयन में विपरीत आवेश आ गया तो इस प्रकार धातु की पत्ती तथा विलयन के मध्य एक विभव उत्पन्न हो जाता है। ठीक है, क्या होता है, वोल्टेज उत्पन्न हो जाता है, जिसे क्या कहा जाता है, इलेक्ट्रोड विभव कहा जाता है। इसके समीकरण को हम समझेंगे। ठीक है, Mn क्या है, एक मेटल है, M क्या है, एक मेटल है। ठीक है, इसका ऑक्सीकरण हो रहा है तो Mn+, यानी यहाँ पर n इलेक्ट्रॉन त्याग रहा है और n इलेक्ट्रॉन मुक्त कर रहा है। ठीक है, M क्या हो रहा है, M का ऑक्सीकरण हो रहा है तो इस पर N+ बन जा रहा है। ठीक है, और ये n इलेक्ट्रॉन त्याग रहा है। ठीक है, तो अपचयन विभव में क्या होगा, Mn+ है, Mn+, यानी n इलेक्ट्रॉन को इसने त्यागा है, तो जो n इलेक्ट्रॉन त्यागा है उसी n इलेक्ट्रॉन को यदि इसमें ऐड कर दिया जाएगा तो पुनः हमें m परमाणु मिल जाएगा। ठीक है, तो ये अपचयन विभव का समीकरण है। अभी दिखाया गया है कि इसमें धातु का एक प्लेट है जिसे इसी के धात्विक विलयन में क्या किया गया है,
डुबोया गया है, यानी अगर ये Zn है तो ये विलेन ZnSO4 होगा, Cu है तो ये विलेन CuSO4 होगा। ठीक है, आगे देखते हैं मानक इलेक्ट्रोड विभव। अब मानक इलेक्ट्रोड विभव क्या है? अभी तो हमने सामान्य इलेक्ट्रोड विभव जाना, इलेक्ट्रोड विभव क्या होता है। अब मानक इलेक्ट्रोड विभव पढ़ते हैं। यदि अर्धशैल अभिक्रिया में प्रयुक्त सभी आयनों की सांद्रता इकाई तापमान यानी 298 केल्विन, ठीक है, या 25 डिग्री सेल्सियस, 298 केल्विन को 25 डिग्री सेल्सियस भी कहा जाता है, यानी ये 25 डिग्री सेल्सियस और 298 केल्विन दोनों बराबर के तापमान है, तथा दाब एक वायुमंडलीय हो तो इलेक्ट्रोड विभव मानक इलेक्ट्रोड विभव कहलाता है। अभी जो हमने इलेक्ट्रोड विभव पढ़ा है, ठीक है, उसी वही प्रक्रिया यदि 298 केल्विन तथा एक वायुमंडलीय दाब पे होती है तो जो विभव उत्पन्न होगा उसे मानक इलेक्ट्रोड विभव कहेंगे। ठीक है, अब इलेक्ट्रोड विभव का मापन। इलेक्ट्रोड विभव तो हमने जान लिया, इसका मेज़रमेंट भी ज़रूरी है। कोई भी चीज़ यदि जानते हैं तो उसको मेज़रमेंट उसका ज़रूरी है कि कितना विभव उत्पन्न हो रहा है, कैसे उत्पन्न हो रहा है। ठीक है, इसके लिए क्या करेंगे, किसी सेल में अर्धशैल विभव की गणना सीधे नहीं की जा सकती। अभी हमने आपको अर्धशैल बताया कि अर्धशैल क्या होता है। ठीक है, तो हम अर्धशैल की गणना सीधे से तो नहीं कर सकते। अब सीधे से नहीं कर सकते तो उसका कुछ ना कुछ तरीका तो होगा ही। ठीक है, सीधे सीधे नहीं की जा सकती। इसके लिए सेल में दूसरा इलेक्ट्रोड शून्य विभव वाला जोड़ा जाता है। क्या किया जाता है, एक इलेक्ट्रोड और शून्य विभव का हम उसमें जोड़ देते हैं, तभी उस इलेक्ट्रोड अर्धशैल का क्या करते हैं, विभव माप पाते हैं, जिसे SHE कहा जाता है। ठीक है, इलेक्ट्रोड विभव का मापन करने के लिए प्रयुक्त सूक्ष्म विभव वाले इलेक्ट्रोड को SHE यानी मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, या SHE का फुल फॉर्म होता है स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, यानी मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड कहते हैं। ठीक है, अब स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड की संरचना भी समझनी पड़ेगी। जब मानक इलेक्ट्रोड विभव का मापन करना हुआ तो हमें क्या ज़रूरत पड़ी, SHE की ज़रूरत पड़ी, यानी स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड की ज़रूरत पड़ी। अब जब इसकी ज़रूरत है तो हमें इसको जानना भी ज़रूरी है, क्या है, SHE। ठीक है, तो इसकी संरचना समझते हैं कि 1 मोलर सांद्रता के HCl विलयन को एक पात्र में लेते हैं। क्या करते हैं, 1 मोलर सांद्रता के HCl विलयन को एक पात्र में लेते हैं। अब प्लेटिनम यानी इसको Pt से दर्शाते हैं, के तार को एक सिरे पर प्लेटिनम धातु की छोटी प्लेट को उपयोग में लेकर तार कांच की नली में सील करके पात्र है, ठीक है, पात्र में लिए गए HCl के 1 मोल विलयन में डुबा देते हैं। क्या करते हैं, HCl के 1 मोल विलयन में डुबा देते हैं। उसके बाद क्या करते हैं, कांच की नली में एक वायुमंडलीय दाब आवश्यक H+ अनुसार, ठीक है, H2 गैस प्रवाहित एवं उत्सर्जित की जा सकती है। कांच का जो ट्यूब लगा है उसमें हाइड्रोजन गैस प्रवाहित कर सकते हैं अथवा उससे निकाल भी सकते हैं। तो ये इसकी संरचना हुई। संरचना को अभी हम चित्र में देखेंगे। ठीक है, कहाँ पर HCl लगा हुआ है, HCl डाला गया है, कैसे Pt लगा हुआ है, कैसे Pt का तार लगा हुआ है। ठीक है, अभी इसको पीछे हम देखते हैं एक चित्र में। क्रियाविधि यहीं से समझते हैं कि क्रियाविधि में क्या हुआ, यह एनोड व कैथोड दोनों का कार्य करता है। 2 बार लिख दिया गया है। ठीक है, व कैथोड, तो ये एक ही बार है कि यह एनोड अथवा कैथोड दोनों के समान व्यवहार करता है। ठीक है, तो आप अगर सेल का विभव ज्ञात करना है तो उससे एनोड अथवा कैथोड किसी की भी भांति जो है कार्य करवा सकते हैं। किसकी, SHE की, यानी स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को किसी भी तरह आप यूज़ कर सकते हैं, चाहे कैथोड की भांति यूज़ करें अथवा एनोड की भांति यूज़ कर सकते हैं। इसके सेल अभिक्रिया उत्क्रमणीय होती है। ठीक है, अब एक शब्द आया है कि इसकी सेल अभिक्रिया जो है उत्क्रमणीय होती है। अब ये उत्क्रमणीय अभिक्रिया क्या होती है, इसको भी जानना जरूरी है। ठीक है, सेल अभिक्रिया क्या होती है, इसकी उत्क्रमणीय होती है। ठीक है, उत्क्रमणीय ये भी जानना जरूरी है कि उत्क्रमणीय होता क्या है। अब यहाँ देख रहे हैं एनोड पे क्या हो रहा है, ऑक्सीकरण हो रहा है। H2O इसका क्या हो रहा है, ऑक्सीकरण हो रहा है, तो ये 2H+ 2 इलेक्ट्रॉन बना रहा है। अब ये S2 का अगर ऑक्सीकरण होकर 2H+ 2 इलेक्ट्रॉन बना रहा है तो ये क्रिया विपरीत दिशा में भी हो सकती है। यानी अगर यहाँ से H2 से ये बन रहा है तो 2H+ 2 इलेक्ट्रॉन से
H2 भी बन सकता है। इसी को उत्क्रमणीय अभिक्रिया कहते हैं। और अनुत्क्रमणीय में क्या होता है कि अगर किसी ये क्या कहते हैं अभिकारक से कोई उत्पाद बन गया तो उसी उत्पाद से फिर अभिकारक नहीं बन सकता है। लेकिन यहाँ क्या हो रहा है कि अगर किसी अभिकारक से कोई उत्पाद बन रहा है तो उस उत्पाद की अभिक्रिया से पुनः वह अभिकारक बन सकता है। ठीक है, तो ऐसी अभिक्रिया को क्या कहा जाता है? उत्क्रमणीय अभिक्रिया। उसके बाद कैथोड पे क्या हो रहा है? कैथोड पर अपचयन हो रहा है। कैथोड पर अपचयन हो रहा है यानी 2H प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, ये क्या बना रहा है? H2। ये देखिए मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का चित्र है। ठीक है, क्या है? मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, यानी एक पात्र लिया गया है, इसमें HCl बेलियन डाला गया है। किस पर? 1 मोलर और 1 atm प्रेशर, यानी 1 एटमॉस्फेयर प्रेशर है। ये कांच की नली है। कांच की नली में हम क्या कर सकते हैं? H2 गैस को वायुमंडलीय दाब पर डाले हैं और क्या कर सकते हैं? जब चाहे इसको डाल सकते हैं और जब चाहे निकाल, यानी उत्सर्जित भी कर सकते हैं और इसमें डाल भी सकते हैं। और ये कांच की नली है। अब प्लेटिनम का एक तार लगा हुआ है। ठीक है, जिसे कलर किया गया है, क्या? प्लेटिनम की तार है और इसको प्लेटिनम की एक प्लेट इसी से लटका दी गई है। क्या की गई है? प्लेटिनम की प्लेट इसमें लटका दी गई है। तो ये पूरा जो बना हुआ है सिस्टम, ये क्या करता है? मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का काम करता है, जो किसी इलेक्ट्रोड के विभव के मापन में सहायक होता है। ठीक है, अब कह रहा है कि Zn के विभव का मापन, यानी जब Zn को हम इलेक्ट्रोड की भांति कार्य करवाते हैं, यानी ऑक्सीकृत होने वाले इलेक्ट्रोड। ठीक है, Zn कैसा इलेक्ट्रोड बनाएगा? ऑक्सीकृत होने वाला इलेक्ट्रोड। अभी हम देखते हैं डेनियल सेल में, देखिए कि Zn क्या कर रहा है? ऑक्सीकृत हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ ऑक्सीकृत होने वाले इलेक्ट्रोड या Zn के विभव का मापन। दिए गए इलेक्ट्रोड हाइड्रोजन के सापेक्ष ऑक्सीकृत होते हैं, यानी जो भी इलेक्ट्रोड दिया गया है, ठीक है, वो क्या होगा? हाइड्रोजन के सापेक्ष ऑक्सीकृत होगा। Zn से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होकर H इलेक्ट्रॉन यानी हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड की ओर प्रवाहित होंगे। Zn से क्या होगा? इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होगा और वो क्या होगा? हाइड्रोजन जो SHE है, ठीक है, यानी स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है, उसकी ओर प्रवाहित होगा और हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड में H+ आयन इन्हें ग्रहण कर लेंगे। क्या करेंगे? हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड में H+ आयन इसे ग्रहण कर लेंगे। एनोड पे इनका जो रिएक्शन होता है वो Zn, ठीक है, Zn क्या हो रहा है? Zn का ऑक्सीकरण हो रहा है और ये इलेक्ट्रॉन इधर उत्सर्जित कर रहे हैं। ठीक है, यानी 2H प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। अब 2H जो हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है वहाँ पर क्या हो रहा है? कैथोड पर 2H प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, ये क्या बना ले रहा है? H2, यानी यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन और ये 2 इलेक्ट्रॉन त्यागा है, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन की कमी है, तो 2 इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करके H2 अणु बना रहा है। ठीक है, हाइड्रोजन गैस बना रहा है। अब ये क्या है? ई सेल बराबर होता है ई कैथोड माइनस ई ए, यानी एनोड, यानी ये विभव है। ये क्या है? ये विभव है, यानी सेल का पूरा विभव है या विद्युत वाहक बल। सेल का पूरा विद्युत वाहक बल है जो किसके बराबर होता है? यानी कैथोड के विद्युत वाहक बल, यानी कैथोड का विभव माइनस एनोड का विभव। ठीक है, इस प्रक्रिया में जब हम जेड का ऑक्सीकृत होने वाले इलेक्ट्रोड विभव का मापन करते हैं तो पहले हम सिस्टम का अरेंजमेंट करते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या करते हैं? हमने एक कैथोड लिया है जिसका विभव हमने 0 माना है। तो ई सेल यानी सेल का जो पूरा बनेगा सिस्टम, वो विभव जो होगा 0 माइनस 0.76। ये 0.76 कहाँ से आया? इसको हम क्या करेंगे? ठीक है, पहले ये देख लेते हैं कि ई सेल बराबर 0 माइनस 0.76, यानी ई सेल बराबर माइनस 0.76 वोल्ट। अब ई सेल यानी जो सेल बना है उसका कितना विभव आ गया? माइनस 0.76 वोल्ट। ठीक है, तो ये 0.76 आया कैसे, ये देखते हैं। ये आपका पूरा Zn इलेक्ट्रोड के मानक विभव का मापन कर रहा है। ठीक है, इसमें क्या आ रहा है कि ये ZnSO4 का विलयन है और HCl का विलयन है। यहाँ इस पूरे सिस्टम में क्या करते हैं? विद्युत वोल्ट मीटर लगा देते हैं और वोल्ट मीटर से हम माप लेते हैं कि इन दोनों के बीच विभव कितना उत्पन्न हो रहा है। तब ठीक है, विभव जो उत्पन्न होगा वो 0.76 वोल्ट होगा। ठीक है, विद्युत धारा का प्रवाह किधर होगा? ये कैथोड से एनोड की तरफ होगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का जो प्रवाह हो रहा है वो Zn इलेक्ट्रोड से इस हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड की तरफ हो रहा है। ठीक है, उसके बाद अगला आर्टिकल है
किसी यानी ऑक्सीकृत होने वाले इलेक्ट्रोड नहीं, अभी ऑक्सीकृत तो ये Zn हुआ था ना, ये Zn क्या था, ये ऑक्सीकृत होने वाला इलेक्ट्रोड है। ये अपचयित होने वाले इलेक्ट्रोड हैं। क्या हैं? अपचयित होने वाले इलेक्ट्रोड। ठीक है, यहाँ ऑक्सीकृत नहीं बल्कि क्या होगा, अपचयित। अपचयित होने वाले इलेक्ट्रोड के विभव का मापन हम करने जा रहे हैं। ठीक है, दिया गया है कि इलेक्ट्रोड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के सापेक्ष अपचयित होता है, तो इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन अर्धशेल से उत्सर्जित होकर अपचयित होने वाले अर्धशेल की दिशा में प्रवाहित होता है। इलेक्ट्रॉन इसमें क्या हो रहा है, जो अपचयित हो रहा है इलेक्ट्रॉन इसमें हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड से उत्सर्जित हो रहा है, और ये दूसरे अर्धशेल यानी जो अपचयित हो रहा है CO की तरफ क्या हो रहा है, प्रवाहित हो रहा है। इसका जो है एनोड पर क्या होगा, इक्वेशन H2 का क्या हो रहा है, ऑक्सीकरण हो रहा है। ठीक है, हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड जो है उसमें हाइड्रोजन का ऑक्सीकरण हो रहा है, तो ये हाइड्रोजन आयन बना रहा है। ठीक है, और 2 इलेक्ट्रॉन मुक्त कर रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन मुक्त करके ये हाइड्रोजन आयन बना रहा है। और दूसरे में जो अपचयन हो रहा है, ठीक है, CO का अपचयन हो रहा है, यानी CO2+ आयन है, ये 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके C यानी कॉपर के रूप में अवक्षेपित हो जा रहा है। हमें फार्मूला पता है कि किसी सेल का विभव कैसे निकालते हैं, तो सेल का कुल विभव बराबर होता है कैथोड का विभव माइनस एनोड का विभव। इसमें भी हम वोल्टमीटर लगा के क्या करेंगे, एनोड के विभव को निकालेंगे। ठीक है, और कैथोड जो हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है उसका विभव कितना होगा, 0 होगा। ठीक है, तो हमें ई सेल का टोटल विभव मिल जाएगा +0.34 वोल्ट। यानी अपचयित होने वाले इलेक्ट्रोड के लिए हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड एनोड एवं अपचयित होने वाले के लिए, ठीक है, इलेक्ट्रोड कैथोड का कार्य करता है। ये है कॉपर इलेक्ट्रोड के मानक इलेक्ट्रोड विभव का मापन। ठीक है, यहाँ पर कॉपर इलेक्ट्रोड लगा हुआ है और यहाँ पर HCl यानी मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। ठीक है, ये पुराने चित्र की तरह है, बस यहाँ क्या हो रहा था कि वो ऑक्सीकृत हो रहा था, यहाँ से क्या हो रहा है, अपचयित हो रहा है। इलेक्ट्रॉन यहाँ से उत्सर्जित होते हैं यानी मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड से उत्सर्जित होते हैं और कैथोड की तरफ आते हैं। कैथोड से क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन जो है क्या हो रहा है, कैथोड से इलेक्ट्रॉन अवशोषित किए जा रहे हैं इस पर। ठीक है, एनोड से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होकर कैथोड पर आ रहे हैं और इसके विपरीत दिशा में धारा का प्रवाह हो रहा है। ठीक है, विद्युत रासायनिक सेल की समस्याएं। विद्युत रासायनिक सेल में क्या क्या समस्याएं आती हैं। सांद्रता परिवर्तन से इनका विभव स्थिर नहीं रह सकता, यानी अगर हम जो विलयन यूज़ कर रहे हैं अगर उसकी सांद्रता परिवर्तित कर दे रहे हैं तो उनका विभव क्या होगा, बदलता रहेगा। इनकी सेल अभिक्रियाएं अनुत्क्रमणीय होती हैं, यानी एक बार सेल रिएक्शन जो हो गया तो जो उत्पाद बना है उससे पुनः अभिकारक नहीं बन सकता है। इसके ताप गुणांक का मान अधिक होता है, इसका ताप गुणांक का मान क्या होता है, अधिक होता है। धन्यवाद।